सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं। पहला सिम्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ज्योग्राफी का टॉपिक है। इंडियन नेवी न्यू प्लेटफॉर्म कमीशनिंग के ऊपर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। नाइट्रेट कंटेमिनेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। एनवायरनमेंट का टॉपिक है। स्टूडेंट एनरोलमेंट के कंटेक्स्ट में है तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिटिकल डेमोग्राफिक चैलेंजेस इन सदर्न इंडिया पॉलिटी का टॉपिक है। चाइना टेक्नोलॉजिकल एसेंडेंसी ये आईआर का टॉपिक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का ग्रोइंग केस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इथिकल सैंक्शन। डिस्कस आपको करना है। राइट डाउन इन 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में अगर आंसर का इवैल्यूएशन कराना यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन सीरीज। आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये नंबर है, आप इस नंबर पे आपको मैसेज ही सिर्फ करना है। कोई क्वेरी है तो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर बात करनी है तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस। आज का क्वेश्चन देख लो। कंट्रीज बॉर्डरिंग यमन। कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दो प्लीज़। आंसर ये आपका मतलब क्वेश्चन है कि कौन कौन से देश यमन को बॉर्डर करते हैं। न्यूज़ में भी है यमन। तो क्या आंसर होगा जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 4th से आपको रात को 9 बजे क्रैश कोर्स का लेक्चर्स जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत अल्टीमेट बैच है अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऑफ़र के लिए कोई भी अगर एक्टिव होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करो बिफोर ज्वाइनिंग 9057921649। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया हुआ है। सो देखते हैं पहला टाइगर रिलीज बैक टू उड़ीसा सिमलीपाल रिजर्व। तो सिमलीपाल रिजर्व के ऊपर देखो मैंने यूनेस्को साइट से कंटेंट लिया। देखो ये यूपीएससी का लेवल है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है यू जस्ट रीड अबाउट कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, इससे काम बन जाएगा। यू नीड टू नो सर्टन थिंग्स, है ना। पहला लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये लोकेटेड है। और इसमें देखो मेनली दो जोग्राफिकल बायोजोग्राफिकल रीजन इसके अंदर आते हैं। एक तो महानदियन ईस्टर्न कोस्टल रीजन ओरिएंटल रेल्म का, छोटा नागपुर बायोटिक प्रोविंस डेक्कन पेनिनसुलर जोन का। तो ये थोड़ा लाइन आप याद रखना है। फिर इसमें वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स भी पूछा जा सकता है। हाईएस्ट पीक इसमें सिमलीपाल हिल रेंज इस जो है वो है खैरी बुरू करके एक है। कई वाटरफॉल्स और ये सब भी हैं। रिवर्स हैं इसमें जैसे बुधा बलांग बैतरनी और सुबन रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये मैंने कहा यूनेस्को की साइट से मैंने पिक किया है ये कंटेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आजकल जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक जोग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बेसिस पे प्रश्न आपका आ रहा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व लार्जेस्ट जोन है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर सिमलीपाल की बात करते हैं इसमें साल ट्रीज बहुत आपके सारे हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे लाइक कुछ ऑर्चिड स्पीसीज है, मतलब फ्रूट से रिलेटेड, दैट इज़ एर था ना। तो ये स्पेसिफिक आपको नाम याद रखने हैं। दैट इज़ ये है एरिया मेघासेनिया सिंडा एंड टैनिया होकेरियाना। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, साइंटिफिक नेम है। उसके बाद और भी हैं इसमें, जैसे नाम आप देख लो। दैट इज़ सी अर्बोरिया बॉम्पेक्स सीबा कॉटन ट्री है ये। फिर एम लॉन्गीफोलिया महुआ ट्री जिसे बोलते हैं। दो ट्राइब्स यहाँ फेमस हैं, दैट इज़ एरिंगा खारियास एंड मनकिरडियास। तो ये यहाँ पे है। और भी दूसरी जैसे हो गोंडा मुंडा जो हैं हमारी जो ट्राइब्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारी ऐसी कल्चरल सिग्निफिकेंस, सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस भी है। बहुत सारी चीज़ें जो थीम रामायण महाभारत पुराणा से चीज़ें फॉलो की जाती हैं। एक सेक्रेड ग्रोव्स है। सेक्रेड ग्रोव मतलब ऐसे एरिया है, पेड़ पौधे हैं जिसको एक मान्यता है, फेथ है उससे जुड़ी हुई। तो वहाँ पे सामी वृक्ष करके है। अभी कहा जाता है किसी के नीचे जो है, जो अर्जुन है उसके धनुष और बाण जो है छुपे हैं। इस टाइप का बिलीव है, तो उसकी रक्षा भी वो लोग करते हैं। तो देखो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स है। अभी अब न्यूज़पेपर में नहीं है। टीचर का रोल ये नहीं है कि मतलब लाइन रीड कर दी काम बन गया। कंटेंट लेकर आना, तब आपका काम जो है वो आसान होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। सबमरीन की टेक्नोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, डिफेंस के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही न्यूज़ में है। तो देखो अगर आपसे इसमें ये आप याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत क्या क्या कदम उठा रहा है, तो उसमें आपके पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। तो इसमें देखो हमने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जो बटडुब्बी जो वर्कशीर है। प्रोजेक्ट 15 बी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सूरत। प्रोजेक्ट 17 है स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी। तो ये कुछ है ऐसे है ना। तो मतलब स्पेसिफिक जो नए प्लेटफॉर्म्स हमने डेवलप भी किया है। और तीनों ही वेसल्स हैं। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है। नीलगिरी और जो सूरत है
इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मतलब उसको पहचान ना पाए, है ना। कई ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है स्टेल्थ में मेनली कि जो एनिमी है वो रडार उनसे उसको पहचान ना पाए, तो उससे ये एडवांसमेंट है। इसका काफ़ी अधिक ट्रायल भी चल रहा है और इसमें मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ जैसे हेलीकॉप्टर सब भी इंड्यूस्ड हैं। इसमें MH-60R नाम का भी जो न्यूली इंडक्टेड हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है प्रेजेंट है। इसमें वुमेन ऑफिसर सेलर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अच्छा देखो यहाँ पे अब अगर आपका जो यूपीएससी वाला माइंड हो ना, तो वो तुरंत ये पकड़ लेना चाहिए उसको कि जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट और इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या जो है आप कह सकते हैं कि क्या एक तरीके से पॉइंट्स रखने चाहिए, मतलब क्या एग्जांपल्स जो हैं वो आपके रखने चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आपने देखा होगा आजकल ये जो केसेस भी कई कई सारे जो चल रहे हैं, है ना। अब सोशल एस्पेक्ट है, मैं कुछ पॉइंट्स आपसे हाईलाइट करूँगा। अभी देखो दिल्ली में एक जो मैन है उसने जो है सुसाइड किया बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो मीडिया में हाईलाइट कर रहा है कि जो वाइफ है उसके साथ काफ़ी मतलब इतना अच्छा रिलेशन नहीं था और वो एक रीज़न था। फिर इससे पहले भी एक इंडिविजुअल थे बेंगलोर से, उन्होंने भी ऐसा सुसाइड किया। तो ये चलो अभी तो ऑडियो कॉल आपने सुन ली होगी, आपने किसी को बोला होगा ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ये सब चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि मतलब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा माइंड के अंदर हमें रखनी है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स समाज के अंदर जो बढ़ती जा रही हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एक कारण आप मान सकते हो वो ये है कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो कारण है कि जो रिलेशंस होते हैं, इंसानी जो रिलेशंस हैं जो कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से हम सीखते हैं, सामाजिक जो इंटरेक्शन है उसके माध्यम से जो हम सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंसानी जो रिलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ब्रदर सिस्टर का हो, मदर फादर का हो, या कोई भी, या हस्बैंड वाइफ का हो, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं हमें जो उसको जिस तरीके से संभालना चाहिए, समझना चाहिए, जो मेच्योरिटी होनी चाहिए वो एक तरीके से ख़त्म हो रही है। और इसके पीछे एक कारण ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जैसे हमेशा से लोग ये कहते हैं कि देखो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, ये दो लाइफ है, उसके बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लाइफ भी आजकल हो गई है। तो जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें जो चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उन्होंने एक अलग अपनी दुनिया बना रखी है और वो जो अपनी दुनिया है उससे कहीं ना कहीं जो रियल वर्ल्ड में रिलेशंस हैं वो काफ़ी अधिक अफेक्ट होते हैं। तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में चाहे वो हस्बैंड हो या मैन हो, वो अपना कोई अपना दुनिया बना रखी है, या वाइफ हो या वुमेन हो, वो अपना एक कोई भी हो सकता है, केस टू केस वेरी कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियलिटी है फिज़िकल रिलेशंस की, जब हम बात करते हैं, जब सही सामने हम आते हैं, सामने जो एक रिश्ता मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत अधिक डाइल्यूशन जो है आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मोरालिटी एस्पेक्ट को अप्रिशिएट किया जाए, मेटरलिज्म को कम अप्रिशिएट किया जाए। हर रिश्ते को समझो, आप ये समझ आपको लगे कि अगर मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आपको लगे अगर आप एक दूसरे के प्रति सिर्फ बहुत अच्छे हैं और है ना बनने का मतलब हम कोशिश करते हैं कि नहीं हम एक दूसरे की केयर करते हैं, बट दूसरे जो आपके रिश्ते हैं उसको आप बहुत इग्नोर करते हो, तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है। मान लो एक हस्बैंड है या एक लड़का है, वो उसकी जो एक जिम्मेदारी फादर और मदर या अपनी सिस्टर के प्रति हो, या वाइफ है उनका अपने पेरेंट्स के प्रति जो एक जिम्मेदारी हो, या फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो भी है उनके प्रति जो जिम्मेदारी हो, या वैसे वर्षा जो भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप उन रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ पे व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी, मतलब आप एक अपने आप को बहुत इंडिविजुअलिज्म की तरफ झोंक देते हो, तो एक समय जब आता है ना, उस समय में जब आपके रिश्ते खराब होंगे तो वहाँ पे कोई इंटरफेयर करने वाला या उस रिश्ते को संभालने वाला नहीं बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो कभी भी एक बहुत ही सिंपल सा जो एस्पेक्ट है जो आजकल काफ़ी अधिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो रही, कोई भी जैसे कि मैन का फैमिली है, ये मतलब हस्बैंड की फैमिली है, ये वाइफ की फैमिली है। अब इसमें हस्बैंड मतलब मैन है और वाइफ मतलब वुमेन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो, जैसे मान लो ये दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर अराउंड मैन, इनके फैमिली मेम्बर हैं दे आर अराउंड वुमेन, और इनके बीच में जीरो इंटरेक्शंस हैं,
इन जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके बीच में जीरो इंटरेक्शन है, और इनका रिलेशन इनसे अच्छा नहीं है, इनका रिलेशन ये फैमिली मेम्बर से अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है। उस कंटेक्स्ट में सिर्फ हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते को अच्छा मेंटेन करके रख रहे हैं, बाकी सबके साथ बहुत ही आर्टिफिशियली चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो जब तक चीज़ें ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन जब एक समय आएगा जहाँ पे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उस कंटेक्स्ट में क्या होगा कि यही जो फैमिली मेम्बर जो आपके रिश्तों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब आप मैरिज भी करते हो तो जब हम सामाजिक सैंक्शंस की बात करते हैं कि फैमिली मेंबर्स एग्री करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर जब एग्री करते हैं तो उन फैमिली मेंबर्स के बीच में भी एक रिश्ता इस्टेब्लिश होता है दोनों तरफ के। तो जब वो रिश्ते नहीं बचते हैं या वो रिश्ते में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी होती है, तो आप मानकर चलो कि ऐसी स्थिति में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे, उसमें आर्टिफिशियलिज्म और वो चलता रहेगा, है ना, खिंचता रहेगा। लेकिन एक जब समय आ जाएगा जब आप कह सकते हो कि चीज़ें आपस में अच्छी नहीं होंगी, तो यही रिलेशंस फिर आपके रिलेशंस को अच्छा करते हैं। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिस बेसिस में आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे मान लो दो लोग जॉब करते हैं और इसमें मान लो बच्चे हैं, तो उसमें पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं, वैल्यू सिस्टम देते हैं, वो सारा काम जो है वो उनकी जो जिम्मेदारी है वो करते हैं, और वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वैल्यू सिस्टम आपको ट्रांसफ़र करना। तो ये जो माइंड के अंदर रिलेशंस का एडजस्टमेंट है, इस रिलेशन का एडजस्टमेंट हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और इसके पीछे क्या है कि जैसा मैंने आपको कहा कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, जो टेक्नोलॉजिकल लाइफ एक हमने बना ली है, उस लाइफ उसकी वजह से हम चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी अधिक आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस की लैकिंग एक बहुत बड़ा रीजंस है। बाकी देखो चीज़ें जब हो जाती हैं तो लॉ की हम बात करते हैं और दूसरी चीज़ें जो हम बात करते हैं वो एक तरफ है। चलो एक टॉपिक देख लेते हैं, बस ऐसे टॉपिक्स में इसलिए चर्चा कर देता हूँ कि कहीं आपको याद हो तो मैं चाइल्ड के ऊपर एक ऐसा ही मैंने लेक्चर दिया था आप लोग को, जो लोग जुड़े हैं दे आर अवेयर। और यूपीएससी ने उस साल चाइल्ड से रिलेटेड वो जो है प्रश्न पूछा था और उस पर पूरी चर्चा मैंने की थी। अगर आप लोग इस चीज़ के गवाह हों तो आप बता सकते, मतलब यू आर ऑल अवेयर और जिन्होंने उस लेक्चर को सुना था। और फिर क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछ रखा था सेम टू सेम, जिस पर मैंने चर्चा की थी शायद 2-3 महीने पहले। तो ये सारी चीज़ें, और इस पर भी ऐसे टॉपिक्स पर वो डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर इफ प्रेसिंग ब्राइब ऑन पब्लिक ऑफिशियल इज अबेट। तो यहाँ पे अबेटिंग मतलब होता है कि बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब रिव्यू करेंगे तो हम और देखेंगे, मतलब क्या कोई ब्राइब ऑफर किया जाता पब्लिक ऑफिशियल और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या ऐसा कुछ कंसिड्रेशन बन सकता है जिसमें ये कहा जाए कि ये करप्शन को बढ़ावा देने के लिए है। और अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 12 जो है वो ऐसा कोई भी ऐसे ऑफेंस को अगर बढ़ावा दिया जाए तो उसे पनिशेबल कंसीडर करता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें लगभग 3 to 7 ईयर्स की सज़ा भी है। पहले इलीगल ग्रेटिफिकेशन वॉज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, मतलब इलीगल तरीके से किसी को फंसा देना इस टाइप से, तो अंडर सेक्शन 165A ऑफ IPC के अंदर है। अब जो है इट हैज़ बिन, ये IPC का सेक्शन हटा के अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका अलग से है। सेक्शन 12 जो है वो 2018 में इन्फोर्स भी आपका किया गया था। अब जिस केस में 2 लाख ब्राइब ऑफर्ड है पुलिस ऑफिसर इन 2016 रिलेटेड टू इलीगल गुटखा मैन्युफैक्चरिंग इन उड़ीसा, तो ये एक ब्राइबरी इशू है। तब इसमें देखो ऑनरेबल कोर्ट क्या कहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी हैं। जैसे इसमें ये कहा गया कि मतलब जैसे मान लो कि सर्टेन सेक्शन आपका जैसे सेक्शन आपका इन्फोर्स 2018 में और कोई केस 2016 में होता है, तो उस कंसिड्रेशन में क्या सेक्शन 12 को अभी प्रीवियस ऐसा रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट में कई सारे डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस भी इस पर जो है चल रहे हैं। मद्रास बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो उस पर जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें आएंगी उस पर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल आपको सेक्शन 12 जो है वो ध्यान में जो है रखना है। देख सकते हैं एक्सेसिव नाइट्रेट फाउंड इन ग्राउंड वाटर, ये थोड़ा प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में भी है। तो ग्राउंड वाटर जो है एक्सेसिव नाइट्रेट का लेवल जो है उस पर फाउंड किया गया है, और ये मतलब नाइट्रेट का लेवल है तो आप कह सकते हो कि शरीर और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। 56% इंडियन डिस्ट्रिक्ट है उसमें नाइट्रेट लेवल काफ़ी अधिक है, 45 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और राजस्थान मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु में हाईएस्ट है ये, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा 49% है। और नाइट्रेट कंटामिनेशन राइस मानसून के टाइम पर और बढ़ जाता है।
है ना, ये भी चीज़ आपके हाईलाइट किया गया है। तो इसमें इट्स अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होगा, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं या शरीर में जाएगा, इससे किडनी और बहुत सारी दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी लेवल पे जैसे फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होना, वहाँ से चीज़ें पहुँच जाती हैं। पोस्ट मानसून की अगर बात करें तो और बढ़ जाता है एक्सट्रैक्शन, है ना। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात अगर किया जाए तो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ सेफ़ है, कुछ एरिया सेफ़ नहीं है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटका और फिर तमिलनाडु। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। स्कूल एनरोलमेंट के कंटेक्स्ट में रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन एनरोलमेंट, टोटल स्टूडेंट जो एनरोलमेंट है वो डिक्रीज़ हुआ है टू 24.8 करोड़ इन 23 मतलब 2023-24 के अंदर। तो लगभग 1 करोड़ की कमी जो है वो देखने को मिली है। एनरोलमेंट नंबर जो है वो 26 करोड़ फॉर द पास्ट 4 ईयर्स के आसपास था, जो कि आपका 25.8 करोड़ हो गया था 22-23 में। अभी जो डेटा है ना, ऑनलाइन अपलोड्स और कई सारे ऐसे चेक करके जो यूडाइस है उसने हाईलाइट किया है। अब इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी, ईआईडी और वॉलंटरी आधार कलेक्शन जो है वो भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि स्टूडेंट का मतलब डेटा सही रहे, डुप्लीकेशन ना हो। जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो बॉयज़ का एनरोलमेंट जो है वो आपका 12.87 हो गया है, गर्ल्स का एनरोलमेंट रिड्यूस होकर 11.93 करोड़ हो गया है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो, अपनी डेटा डायरी में मेंशन कर सकते हो। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हाईएस्ट एनरोलमेंट ड्रॉप देखने को जो है वो मिला। बिहार लॉस्ट ओवर 35.65 लाख स्टूडेंट। देखो बिहार में जैसे अभी कई सारे, जैसे अभी प्रोटेस्ट जो है चल रहा था, पता नहीं आप ये लेक्चर कब देखते हो, मान लो कभी सेशन में देखो, जैसे कभी भी हम प्रोटेस्ट कोई प्रोटेस्ट चलता है और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जो इनसेंसिटिविटी होती है, जैसे आप देखो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डायलॉग बहुत मैटर करता है। भले आपका ओपिनियन उनको देख के क्या है कैसा है वो अलग चीज़ है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन लॉ क्या कहता है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। जहाँ पे ऐसा नहीं होता उस चीज़ का ग्रोथ नहीं होता, उस कभी भी आप देखोगे कि उस स्टेट या उस देश का कभी ग्रोथ होता नहीं है अगर आप रूल्स रेगुलेशन लॉ और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम को नहीं समझते। आप सीरिया की बात करो, सोमालिया की बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर इन जगहों की बात करो तो यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन लॉ का क्या क्या मायने हैं। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है वो सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए इन देशों का यही हालत है। तो भारत में ऐसे अगर स्टेट्स में भी ऐसे होगा तो वो पीछे रहने का कारण ही उनका यही होता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे देखो छोटे से छोटे लेवल पे है, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं। उसके बाद लोग अगर अपने राइट्स के प्रति अवेयर हैं तो उसको सप्रेस करने का प्रयास करते, तो वो स्टेट हमेशा पीछे रहेगा। तो ये और भी कई कारण है, बट ये भी एक कारण है कि आप कितना रूल्स रेगुलेशन और लॉ को रिस्पेक्ट करते हो, वो भी एक बहुत कारण है। आपके लोग कितने जागरूक हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इंडिविजुअल जो स्टेट के अंदर होंगे दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेरी, आप कह सकते हैं कि दूसरी जगह जहाँ उनको मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा करता है, बट स्टेट के अंदर नहीं कर पाते। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द टैलेंट, कास्टिज्म और बहुत सारी चीज़ें, इश्यूज़ जो हैं वो स्टेट के अंदर रहेंगे। तो स्टेट हमेशा पीछे ही रहेगा इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है ना, क्योंकि हर जगह भारत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं डीलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। एक ये टॉपिक आपका बनता है, एडिटोरियल का टॉपिक है। देखो इसमें एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है, डीलिमिटेशन शब्द मैंने कई बार आपसे चर्चा भी कर रखी है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आस्पेक्ट है उसको बिल्कुल आप याद रखना, कई बार चर्चा कर रखी है। देखो सिंपल सी बात है कि जब सीट्स का जैसे मान लो कि आप वोट देते हो एमएलए एमपी की, जैसे जब इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो एमएलए एमपी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका जैसे मान लो है ना, उनको दोबारा से डिमार्क करना, उसे डिलिमिटेशन करते हैं। तो अभी जैसे कहा जा रहा है कि जल्द जो है डिलिमिटेशन होगा, तो डिलिमिटेशन में एक कंसिडरेशन जो होता है वो पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन एक बहुत मैटर करता है। अब आप समझो कि यूपी है, बिहार है, अब इनमें तो पॉपुलेशन आपको अच्छा है, वेस्ट बंगाल है, पॉपुलेशन अच्छा है ज़्यादा है। अब सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि देखो डेवलप्ड हो रहे हैं, यहाँ पे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उन्हें पता है फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, फर्टिलिटी रेट आपका डाउन जा रहा है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे कंपेरेटिवली आपकी रिड्यूस हो रही है। तो अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे जब डिलिमिटेशन होगा तो नंबर ऑफ सीट्स जो इनको एलोकेट की जाएंगी वो कम होंगी, तो जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में ऐसे स्टेट्स का रिड्यूस होगा। ऐसे स्टेट्स का ज़्यादा होगा वो जहाँ जम के पॉपुलेशन बढ़ रही है।
अब ये चीज़ बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली देखो बहुत अधिक अगर आपके स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन या देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक, आप मैनेज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक लेवल ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ये है। तो अब कई स्टेट्स अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब उनको ऐसा ना डिसेंटिवाइज ना हो जाए, उनको ये ना लगे कि यार जो है अब हमारा क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारा रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा। तो इस चीज़ को रेस किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, कहा गया है कि पार्लियामेंट से जो है सीट्स का लॉस उनको हो सकता है, जो प्रपोज लिमिटेशन है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट आपका सदर्न स्टेट्स में डाउन हो रहा है। सदर्न स्टेट्स में जो फर्टिलिटी ट्रांजिशन है, फर्टिलिटी मतलब जो एक रिप्रोडक्टिव एज में जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स जो हैं बर्थ जो है वुमेन के द्वारा दिया जाता है, तो फर्टिलिटी रेट आपका डिसाइड। तो यहाँ पे पॉपुलेशन नदर स्टेट से कंपैरिजन, और नदर स्टेट से उनका पॉपुलेशन शेयर ज़्यादा है। आंध्र है ना, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक लॉ लेकर आ रहे हैं कि जो भी लोकल बॉडी इलेक्शन कैंडिडेट है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद स्टालिन जो है वो उन्होंने भी कहा कि डिक्रीजिंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंट देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मतलब अगर हमारी सीट ही कम हो जाएंगी तो जो पॉपुलेशन रिडक्शन क्यों करना चाहिए। और कई सारे मतलब फर्टिलिटी रिवर्स फर्टिलिटी डिक्लाइन, मतलब चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो भी फेल्ड हुई थी। कई सोशल और डेमोग्राफिक इश्यूज़ जो हैं, देखो किसी नेचुरल चीज़ को कंट्रोल करते हो उसका अपना भी एक आप कह सकते हो कि चैलेंज होता है। डेमोग्राफिक डिवाइड भारत के अंदर देखा जाए तो पॉपुलेशन काउंट अलोन शुड नॉट डिटरमाइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कहा गया है कि मतलब सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल ही एक नहीं है, साइज़ आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहिए। क्योंकि फिर देखो पॉपुलेशन ट्रांजिशन हो रहा है या फिर पॉपुलेशन में रिडक्शन हो रहा है और उसके उनका रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन हो रहा है, तो दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। हायर बर्थ रेट अमंग वुमेन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है कि है ना, ख़ास तौर से बिकॉज देखो कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं, और प्लस अगर मान लो हायर बर्थ रेट है तो अब हायर बर्थ रेट के केस में आप ये देखो कि अगर 3 to 4 चाइल्ड भी होंगे तो वुमेन के कंसिड्रेशन को भी देखना पड़ेगा। हेल्थ एस्पेक्ट भी है, उसके अलावा उनका भी जो एक एम्पावरमेंट एस्पेक्ट है, एम्बिशन है, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो आज के टाइम पे तो और कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है देखने को जो है मिलती हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट आपको माइंड के अंदर रखने हैं, बाकी इनमें और ज़्यादा डिटेल डेटा वाइज दे रखा है तो उतने डिटेल में हमें नहीं जो है जाना है। बट क्योंकि देखो इसमें आउटपुट मतलब मेनली ये है ना कि 1 पर्सन 1 वोट की बात करते हैं हम लोग, वो एक कंसिड्रेशन रहता है। तो अगर आप उस कंसिड्रेशन में जब हम जाते हैं तो उस कंसिड्रेशन में मे बी जो नदर्न स्टेट्स है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे भी विल से कि ठीक है वी कैन कंक्लूड कि हाँ नदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन कंसिड्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स डिलेमा की बात की गई है। तो यहाँ पे मिलिट्री इनोवेशंस जो हैं चाइना ने कई सारे मिलिट्री इनोवेशंस को सामने रखा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की है अपने, है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है आपके सामने रखे गए हैं, है ना। उसके बाद रैपिड बुलेट ट्रेन जो है वो भी चाइना के एम्बिशन को शो करता है। तो 2 न्यू जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, 1 विद डेल्टा विंग डिज़ाइन एंड 3 इंजन्स। उसके बाद सेकंड स्मॉलर ट्विन इंजन जेट, मतलब हाईली आप कह सकते हो कि वो एडवांस्ड हैं, और स्टेल्थ मतलब रडार और ये सब इसको नहीं पकड़ पाएंगे, और कई कंसिड्रेशन में काफ़ी एडवांस्ड है। चाइना जो है मेनली अपने आप को यूएस के खिलाफ तैयार अपना कर रहा है, और जो चाइना की एयरफोर्स है वो भी एक चैलेंज इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सामने रख रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को तो अभी बहुत स्ट्रगल करना है। इंडियन एयरफोर्स का जो एडवांसमेंट है उसके लिए अभी हमें काफ़ी प्रयास करना है। तो कई सारी जो नेवल वेसल्स हैं चाइना की कैपेबिलिटी तो है ना, तो वो भी कई नेवल वेसल्स भी उसने रखी हैं जिससे कि अपने आप को समुद्री पावर बड़ा बना सकें। कई सारे मतलब डिफरेंट आप कह सकते हैं कि मिशन में, चाहे ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो या कई मिलिट्री मिशंस हों, तो डिफरेंट सिचुएशंस में वो डील कर सके। तो उसका भी जो असॉल्ट शिप्स हैं जो अटैक कर सकती हैं और ऐसा, तो ऐसे शिप्स पर भी वो चाइना ने काफ़ी एडवांसमेंट किया है। जो भी रीजनल कन्फ्लिक्ट है खास तौर से उसको मीट करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, और नेवल स्ट्रेंथ अपना बढ़ा रहा है, एयरफोर्स का अपने स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद नई जो बुलेट प्रोटोटाइप है वो भी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए, बुलेट ट्रेन्स का कि जैसे अभी जैसे भारत में है तो अभी मालगाड़ी में रखा, धीरे 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 वो सामान आर्मी तक पहुंचेगा, ये बुलेट ट्रेन के माध्यम से फटाक से पहुंचा देंगे। तो इससे रैपिड ट्रुप्स का मूवमेंट होगा, जो भी सप्लाई चेन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये सब जो इनोवेशंस हैं वो चाइना का कमिटमेंट है कि वो अपने टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को साथ लेकर जा रही है।
रिस्पॉन्स टाइम है कि कोई अटैक करता है फटाफट रिस्पॉन्स करना। इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें अभी 31 स्क्वाड्रन ही है, मेनली 42 स्क्वाड्रन नीचे अभी 31 ही है, तो उसको बढ़ाना। फिर उसके बाद हम जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करना चाह रहे हैं उसको, उसके प्रोडक्शन में देखा जाए तो उस पर भी डिले है। फिर एम्बिशियस जो प्रोक्योरमेंट है 500 फाइटर जेट्स हैं, वो भी अभी हमें करना है ना, वो भी एक कंसर्न है। इंडियन एयरफोर्स कम मॉडर्नाइजेशन पे अभी काम करना है, खासतौर से अगर हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ लेकर आनी है। चाइना का जो रिसेंट टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है ये एक तरीके से अगेन आप कह सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ग्लोबली उनका कहना भी है कि मेनली मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करके, चाहे समुद्र के रास्ते या फिर हवा में, वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए। और आर्मी के लिए जो लॉजिस्टिक, जैसे बुलेट ट्रेन के माध्यम से फटाफट सामान, जो भी लॉजिस्टिक्स आर्मी को पहुंचाना, तुरंत जहां से भी रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड करना। तो इट इज़ इम्परेटिव फॉर नेशन लाइक इंडिया कि वो अपने जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करे। ये कहा आपका क्या है। ये क्रैश कोर्स हम लोग कल से शुरू करेंगे, सॉरी 4th से शुरू करेंगे, 4th से आपका शुरू हो जाएगा। बहुत अल्टीमेट कोर्स है, स्टैटिक पूरा आपका जितना आपको पढ़ना, प्लस 2 साल का करंट अफेयर, जैसे माइंड मैप्स और सब कुछ आपका रहेगा। ऑफर कोई अगर चल रहा होगा तो इस नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस कोर्स को मिस मत करना अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। बुक सीरीज़ है, अभी ऑफ आज नहीं है इसमें, तो बुक सीरीज़ जो आप देखोगे इसमें सारी बुक्स कवर्ड है। तो ये एक कोर्स है, इसके अलावा आपका साइंसटेक का सेपरेट कोर्स है, इसके अलावा प्रीलिम्स 2 ईयर्स सेपरेट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी है। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabh-pandey-upsc.com पे जाना, ऑल कोर्सेस में क्लिक करना, सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे, वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या फिर नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9057921649। सौरभ पांडे सीसी ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। अपने जो भी पीडीएफ सेशन का है वो आपको, ये हिंदू सेशन से रिलेटेड अलग से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अवेलेबल होगा। चलो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से दो। आज मैं 5am सीरीज़ अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, तो वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो कंट्रीज बॉर्डरिंग यमन, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टारगेट मीन्स 25-26 में क्वेश्चन आप देख लें। ग्रोइंग केस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड एथिकल सेक्शन, 15 नंबर में जरूर से लिखे। यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस, जहाँ पे आपके आंसर का इवेल्युएशन होता है, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑफर के लिए आप इस पर नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9057921649। और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।